एकदम सही हालत में एक कैथेड्रल का क्या फायदा है अगर हमें अभी तक ये नहीं पता कि लाइट कैसे जलानी है। यही वह वजह है जिसकी वजह से शायद कई बार तुम्हारी ऊर्जा आगे नहीं बढ़ पाती और इसी वजह से तुम वह असहनीय मानसिक थकान महसूस करते हो दिन के अंत में। ये कुछ ऐसा है जैसे तुम्हारा दिमाग सुस्त पड़ा हो, या जैसे तुम्हें ऐसा महसूस हो कि जब तुम कोई विचार समझने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में बैटरी का लोडिंग आइकन घूम रहा है। तुम्हारी कोशिकाओं के लिए एक तरफ तो यह खतरा है कि वे ठहरे हुए पानी के दलदल में डूबकर मर सकती हैं, या दूसरी तरफ वे फट सकती हैं और अपनी कुछ कार्यक्षमता खो सकती हैं, जो उनकी कार्यक्षमता के लिए बहुत जरूरी है। तुम जानते हो, हमने इस बारे में बात की है और मैंने तुम्हें इससे बचने के तरीके भी बताए हैं। असल में देखो, हो सकता है तुमने दलदल को साफ कर दिया हो और अपनी कोशिकाओं की हर एक दरार को सील कर दिया हो, लेकिन फिर भी कुछ बाकी रह जाता है। पिछली वीडियो में हमने जो किया वह था हार्डवेयर को तैयार करना। हमने तुम्हारी कोशिकीय संरचना को साफ किया और सील किया। लेकिन आज हम एक ऐसे चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वह है जैविक बुद्धिमत्ता का चरण। आज मैं तुम्हें वह सॉफ्टवेयर दूंगा जो तुम्हारी कोशिकाओं को आपस में संवाद करने की अनुमति देता है, और तुम समझोगे कि तुम्हारा मस्तिष्क केवल बोरोन की कमी के कारण स्थैतिकता से क्यों पीड़ित होता है, और तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया कैसे, और इस पर ध्यान दो, रोजाना आधा लीटर तक शुद्ध पानी बना सकती है, जो सबसे उच्च गुणवत्ता वाला पानी है। लेकिन मैं नहीं चाहता, या मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम इसे सुपरफूड्स की सूची के रूप में देखो। जो मैं तुम्हें यादृच्छिक रूप से देने जा रहा हूं ऐसा नहीं है, क्योंकि जो तुम जानने जा रहे हो वह एक असली नक्शा है जैविक इंजीनियरिंग का, जो 6 विभागों या 6 परिवारों में विभाजित है। पिछली वीडियो में मैंने बुनियादी ढांचे और समर्थन पर ध्यान केंद्रित किया था, यानी वह जो जीवन को सहारा देता है। हमने हाइपरहाइड्रेटर परिवारों के बारे में देखा और मैंने तुम्हें खरबूजा, खीरा, अजवाइन और अनानास के बारे में बताया, जो दलदल को साफ करने और तुम्हारे ऊतकों की सड़कों को चौड़ा करने का काम करते हैं। हमने एक दूसरी परिवार की बात की, संरचनात्मक परिवार, और वहां मैंने तुम्हें एलोवेरा, चिया और सी मॉस के बारे में बताया। ये जैविक सीमेंट हैं जो तुम्हारी झिल्लियों की दरारों को सील करते हैं ताकि पानी बाहर न निकल सके। और फिर हमने उन चीजों के बारे में बात की जो इलेक्ट्रॉनों की ढाल है, जैसे नींबू और हरा मछाड़ो चाय। ये रासायनिक बॉडीगार्ड हैं जो तुम्हारी कोशिका बैटरी का नकारात्मक चार्ज बनाए रखते हैं। और इसके साथ ही हमने कैथेड्रल को पूरी तरह सील और सुरक्षित बना दिया है। लेकिन अब इस वीडियो में हम वास्तुकला से बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ते हैं। अब हम उन 3 परिवारों को देखेंगे जो बाकी हैं, जो न केवल सिस्टम का हिस्सा हैं बल्कि उसे नियंत्रित भी करते हैं और ऊर्जा उत्पादन का प्रबंधन करते हैं। तो चलिए हम चौथे समूह से शुरू करेंगे, जो हैं मेटाबॉलिक सेंसर्स, यानी वे जो तुम्हारे दिमाग के सिग्नल को ट्यून करते हैं। और हम ठीक वहीं जा रहे हैं, अभी बाद में देखेंगे। 5वां समूह माइटोकॉन्ड्रियल ऑप्टिमाइजर, वे हैं जो आपकी कोशिकाओं को सिखाते हैं धन्यवाद अपना पानी खुद बनाने के लिए। और अंत में हम उन चीजों की ओर बढ़ेंगे जो मूल की ओर वापसी हैं, यानी वे तरल पदार्थ जो आपके प्लाज्मा को जीवन के मूल मैट्रिक्स से जोड़ते हैं। अब जब आपको नक्शा फिर से याद आ गया है, तो आपके सेलुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के सक्रियण में आपका स्वागत है। चलिए इंस्टॉल करते हैं। बुद्धिमत्ता की पहली परत इंस्टॉल करेंगे। आइए चौथे समूह की ओर बढ़ते हैं, जो है सेंसर्स। मेटाबॉलिक, ये वे हैं जो फ्रीक्वेंसी को समायोजित करने का काम करते हैं। बायोफिजिक्स में मस्तिष्क शब्दों से नहीं सोचता, बल्कि विद्युत संकेतों से सोचता है, जो एक जलीय माध्यम के माध्यम से यात्रा करते हैं। हम इन सभी पिछले वीडियो में इसके बारे में बात कर रहे हैं। और अगर वह पानी संरचित नहीं है या उसमें खनिजों की रुकावटें हैं, तो संकेत बिखर जाता है। और यही वह है जो आप अनुभव करते हैं जब हम मानसिक धुंध की बात करते हैं। तो चलिए पहले खाद्य पदार्थ की ओर बढ़ते हैं, जो मेटाबॉलिक सेंसर्स हैं। नाशपाती,
नाशपाती हमारे शरीर में बोरॉन की सबसे बड़ी ट्यूनर है। आपके मस्तिष्क के पानी को पूर्ण सटीकता की आवश्यकता होती है ताकि आपके विचारों में कोई लैग ना हो, कोई देरी ना हो। और यहीं पर यह फल आता है जिसे पूर्वी ज्ञान ने 2000 से भी अधिक वर्षों तक पूजा है, नाशपाती। चीन दुनिया में नाशपाती का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है और वे हजारों वर्षों की शुद्ध अवलोकन के आधार पर इसे सफाई के लिए फलों का पितामह कहते हैं। वे नाशपाती का सेवन करते हैं, जैसा कि वे कहते हैं, शरीर को साफ करने, गर्मी को दूर करने और फेफड़ों को नम करने के लिए। मैं यह बात पूरी श्रद्धा के साथ निश्चित रूप से चीनी चिकित्सा के प्रति कहता हूं, जो प्रेरणा और जानकारी का एक विशाल स्रोत है। मैं इसे इस तरह से अनुवाद करता हूं कि नाशपाती ऑक्सीडेटिव सूजन को कम करने में मदद करती है और म्यूकोसा में संरचित जल को पुनर्स्थापित करती है। लेकिन अगर हम यहां रुककर इसकी जटिल आंतरिक संरचना का गहराई से विस्तार में विश्लेषण करते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से यह जानकारी प्राप्त होती है कि यह वास्तव में बोरॉन के दुनिया के सबसे अधिक समृद्ध जैविक स्रोतों में से एक माना जाता है। बोरॉन एक मेटालॉइड है जिसे पारंपरिक चिकित्सा आमतौर पर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन यह कैल्शियम की ऑर्केस्ट्रा का निर्देशक है। नाशपाती में यह एक स्थिरकारक के रूप में कार्य करता है क्योंकि इसका काम केवल कैल्शियम को बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह प्रबंधित करना है कि कैल्शियम कहां ठहरेगा और कहां जाएगा। बिना बोरॉन के कैल्शियम पूरी तरह से अराजक तत्व बन जाता है। और अब ध्यान दो, क्योंकि यह एक ऐसी जानकारी है जो तुम्हारे इस फल को देखने के नजरिए को बदल देगी। मानव पोषण के अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि बोरॉन की आपूर्ति मूत्र के माध्यम से कैल्शियम की हानि को लगभग 40% तक कम कर सकती है। यानी बोरॉन आपके गुर्दों को कैल्शियम को फिर से अवशोषित करने में मदद करता है, इससे पहले कि वह नष्ट हो जाए, और इससे रक्त में कैल्शियम का स्तर स्थिर बना रहता है, जिससे शरीर को यह आपके खुद के हड्डियों से चुराने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सचमुच एक मुहर की तरह है जो आपकी कैथेड्रल की नींव को बिखरने से रोकती है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो यही पहला कारण है कि बोरॉन कैल्शियम को स्थिर करता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक पूरी तरह से तार्किक कारण है। ताकि कैल्शियम आपकी कैथेड्रल की पत्थर में, यानी हमारे शरीर की हड्डियों में जमा हो और न कि पाइपलाइनों या धमनियों में, इसके लिए हमें सक्रिय विटामिन डी की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें एक तकनीकी समस्या है। सूरज या भोजन से मिलने वाला विटामिन डी शुरुआत में केवल एक कच्चा माल होता है, निष्क्रिय। यानी यह ऐसा है जैसे आपके पास ईंटें निर्माण स्थल के दरवाजे पर पड़ी हों, लेकिन उन्हें लगाने के लिए कोई मजदूर ना हो। और यहीं पर बोरॉन और नाशपाती की भूमिका आती है। असल में ये दोनों आपके शरीर में दो महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कार्य करते हैं। सबसे पहले, बोरॉन विटामिन डी को उसकी जैविक रूप से सक्रिय अवस्था में बदलने के लिए जरूरी चिंगारी है कैल्सिट्रियोल, यानी यह वह रासायनिक कुंजी है जो हार्मोन को सक्रिय करती है ताकि निर्माण का आदेश दिया जा सके। उस कुंजी के बिना सिस्टम बस बंद रहता है। यानी बोरॉन जो करता है वह निर्माण को सक्रिय करना है। और दूसरा, बोरॉन दूसरी ओर उन एंजाइम्स को रोकता है जो आपके खून से कैल्सिट्रियोल को हटाने की कोशिश करते हैं। इंजीनियरिंग की भाषा में इसका मतलब है कि यह उसकी आधी उम्र को बढ़ा देता है। हार्मोन आपके सिस्टम में ज्यादा समय तक सक्रिय रहता है। इससे कैल्शियम का चक्र स्थिर हो जाता है और आपके शरीर को उसे वहीं जमा करने का समय मिल जाता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सारांश में, बिना बोरॉन के आप दुनिया भर की धूप ले सकते हैं, लेकिन कैल्शियम को प्रवेश का आदेश नहीं मिलेगा और वह फंस जाएगा। यह आपके मुलायम ऊतकों में कैल्सिफिकेशन कर देगा, बजाय इसके कि आपकी हड्डियों की संरचना को मजबूत करे। अगर आप इसे सही से समझ रहे हैं तो ठीक इसी तरह हम जड़ से उस चीज को खत्म करते हैं जो मानसिक धुंध को बढ़ावा देती और उत्पन्न करती है।
आपको यह समझना होगा कि कैल्शियम सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए एक निर्माण सामग्री नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली विद्युत संदेशवाहक भी है। लेकिन जैसे किसी भी उच्च गुणवत्ता वाले सिस्टम में होता है, अगर संदेश वहां रिस जाए जहां नहीं चाहिए, तो अंत में केवल शोर ही पैदा होता है। अगर कैल्शियम बिना नियंत्रण के आपकी न्यूरॉन्स के अंदर रिस जाता है और अंतरकोशिकीय स्थान में जमा हो जाता है, जब कोशिका को विश्राम की स्थिति में होना चाहिए, तब यह कठोरता और सूजन का कारण बनती है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे किसी तार में लगातार सूक्ष्म शॉर्ट सर्किट हो रहे हों। आपका मस्तिष्क ऐसी संकेत भेजने लगता है जो असल में मौजूद ही नहीं है। वह सुस्ती या मानसिक थकान की अनुभूति सचमुच आपका मस्तिष्क स्थैतिक स्टैटिक को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। और यह स्थैतिक स्टैटिक क्या है, आप पूछेंगे। बहुत सरल है, सफेद शोर, यानी ऐसी यादृच्छिक जानकारी जिसमें कोई संदेश नहीं होता लेकिन फिर भी यह खपत कर रही होती है। बैंडविड्थ आपके मस्तिष्क में भी बिल्कुल यही होता है। और यहां मैं एक पल रुककर जैविक स्थैतिक स्टैटिक में गहराई से जाता हूं, क्योंकि यह भविष्य की सामग्रियों के लिए हमारे लिए आधार बनेगा। यह 3 तरह के तोड़फोड़ के रास्तों से उत्पन्न होती है। पहला, इलेक्ट्रोलाइटिक हस्तक्षेप के कारण, और यही वह है जिसके बारे में हम अब तक बात कर रहे हैं। जब बोरॉन की कमी होती है तो कैल्शियम के पास कोई नियंत्रक नहीं होता। यह समय से बाहर होकर न्यूरॉन में प्रवेश करता है और ऐसी छोटी छोटी विद्युत डिस्चार्ज उत्पन्न करता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता। और आपका मस्तिष्क उन डिस्चार्ज को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वह एक पैटर्न ढूंढ रहा होता है जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है। और यही है स्थैतिक स्टैटिक। दूसरा, माध्यम के क्षरण के कारण। संरचित जल H3O2 फाइबर ऑप्टिक केबल की तरह है। हम इसके बारे में पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। तो चीनी उस केबल को पिघला देती है और उसे कुछ ऐसा बना देती है जैसे पुराना तांबा, और मेरा मतलब है साधारण तरल H2O से। अब सिग्नल साफ सुथरा यात्रा नहीं करता, वह बिखर जाता है, गर्म हो जाता है और हस्तक्षेप उत्पन्न करता है। हम इसके बारे में इस श्रृंखला के अगले वीडियो में बात करेंगे। और तीसरा है सिग्नल टू नॉइज रेशियो टेलीकम्युनिकेशन में SNR। अगर शोर बहुत ज्यादा है तो सिग्नल खो जाता है, तो दिमाग अपनी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करता है ATP सोचने में नहीं, बल्कि शोर को छांटने में, ताकि सिग्नल मिल सके। इसी वजह से और किसी कारण से नहीं, तुम थक जाते हो। तुम सिर्फ रेडियो को ट्यून किए रखने के लिए सचमुच बहुत बड़ा प्रयास करते हो। तो बात यह है, यहीं पर नाशपाती तुम्हारे लिए एक सटीक उपकरण बन जाती है, क्योंकि बोरॉन सेल झिल्ली के रखरखाव इंजीनियर की तरह काम करता है और कैल्शियम को न्यूरॉन के बाहर रखने में मदद करता है जब न्यूरॉन आराम कर रहा होता है। यानी यह चैनलों को स्थिर करता है, और इन चैनलों को स्थिर करके बोरॉन मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करता है कि हमारे न्यूरॉन केवल तभी सक्रिय हों जब कोई वास्तविक और बहुत ही आवश्यक संकेत मौजूद हो। यानी यह उस संकेत को भी पूरी तरह से साफ और स्पष्ट बना देता है। नाशपाती में मौजूद बोरॉन के बिना तुम्हारा दिमाग एक तरह के पुराने रेडियो की तरह है, जिसमें बहुत सी रुकावटें होती हैं, लेकिन इसके साथ यह एक सटीक यंत्र बन जाता है। जब तुम एक नाशपाती खाते हो तो अपनी आंतरिक रेडियो को ऐसे ट्यून कर रहे हो कि तुम्हारे विचारों की संगीत साफ और बिना किसी शोर के सुनाई दे। लेकिन अभी भी कुछ और बाकी है। अब बात करते हैं तुम्हारी आंतरिक संरचना के एक महत्वपूर्ण हिस्से की, जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, पैराथायरॉयड ग्रंथि। ये छोटी सी ग्रंथि ही तुम्हारे शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करती है, और ये काम एक हार्मोन जिसे PTH कहते हैं उसके जरिए करती है। तुम्हारे शरीर में एक सख्त अनुशासन है जिसमें यह तय है कि खून में कैल्शियम का स्तर लगभग बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। और ऐसा क्यों है? बहुत ही आसान है, क्योंकि कैल्शियम तुम्हारे दिल और नसों के विद्युत संकेतों का मुख्य स्विच है।
शायद तुम्हें यह बात पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी। तो अगर खून में कैल्शियम का स्तर जरा भी कम हो जाता है तो पैराथायरॉयड ग्रंथि घबरा जाती है और पाथ नामक हार्मोन छोड़ती है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है। और पाथ का काम है एक तरह से तुरंत तोड़फोड़ का आदेश देना, और वह तुम्हारे सिस्टम से यह कहता है, मुझे अभी हड्डियों की पूरी संरचना की ज्यादा चिंता नहीं है, बस खंभों से कैल्शियम निकालो और उसे नदी में डाल दो ताकि दिल की धड़कन रुकने न पाए। यानी उसे हड्डियों से निकालो और खून में डालो ताकि दिल रुक न जाए। जैसा कि तुम समझ सकते हो, पैराथायरॉयड तुम्हारे शरीर में बेहद महत्वपूर्ण संसाधनों के प्रबंधन का एक उपकरण बन जाती है, और इसमें मौजूद बोरॉन पैराथायरॉयड के लिए संवेदनशीलता का एक नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। बोरॉन ग्रंथि को और अधिक समझदार और कम प्रतिक्रियाशील बनाता है। ये रोकता है कि तुम छोटी मोटी उतार चढ़ाव पर भी जरूरत से ज्यादा अलार्म सिग्नल भेजो। ये संतुलन देता है, ये नियंत्रित करता है। और जब बोरॉन पीटीएच को नियंत्रित करता है तो वह क्या करता है कि वह कैल्शियम की भारी मात्रा में निकासी को रोकता है और खनिज को तुम्हारी ठोस संरचना, तुम्हारी हड्डियों में बंद रखता है, बजाय इसके कि वह अराजक रूप से रक्त प्रवाह में खुल जाए। देखो, तुम्हारे शरीर की संरचना में यह दो बुनियादी कारणों से बिल्कुल जरूरी है। पहला, अगर पीटीएच हमेशा ऊंचा रहता है तो तुम्हारी हड्डियां छिद्रदार हो जाती हैं। तुम अपनी ही इमारत की नींव खो रहे हो और अपनी शारीरिक अखंडता भी खो दोगे। जब हड्डियों से भारी मात्रा में कैल्शियम निकाला जाता है तो प्लाज्मा, और यह दूसरा कारण है, उन खनिजों से भर जाता है जो इतनी मात्रा में वहां नहीं होने चाहिए थे। और इसका परिणाम यह होता है कि यह तुम्हारे ऊतकों के संरचित जल यानी H3O2 के माध्यम से यात्रा करने वाले विद्युत संकेत में शोर और हस्तक्षेप पैदा करता है, और अंततः तुम्हारी विद्युत संपर्कता को सीधे प्रभावित करता है। यानी इसका काम है एक स्वच्छ प्रवाहकीयता के लिए संघर्ष करना। तो ठीक है, जब तुमने इस फल और इसमें मौजूद बोरॉन के महत्व को समझ लिया है तो चलो इसके सेवन के प्रोटोकॉल में प्रवेश करते हैं, सेवन का। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। यह कोई संयोग नहीं है कि चीन में नाशपाती उनके स्वास्थ्य का एक स्तंभ है। हुआंगवान किस्म कैल्शियम, बोरॉन और पोटेशियम के बीच संतुलन का एक आदर्श उदाहरण है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इस किस्म में बोरॉन है, असली महत्व इसकी अनुपात में है, क्योंकि यह एक ऐसी किस्म है जिसे पोटेशियम और बोरॉन के बीच उसके आदर्श संतुलन के लिए अध्ययन किया गया है। और यह इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बोरॉन को कोशिका में प्रवेश करने के लिए एक प्रभावी सोडियम पोटेशियम पंप की आवश्यकता होती है। इस नाशपाती की किस्म में जो आयनिक पोटेशियम स्तर है, उसके साथ बोरॉन के पास मूल रूप से एक चाबी घुमाओ और इस्तेमाल करो डिलीवरी सिस्टम है। तो बात यह है कि चीन इन नाशपातियों की खेती ऐसे मिट्टी में की जाती है जिसमें बहुत अधिक खनिज होते हैं और जो सदियों से हवा द्वारा जमा किए गए गाद वाले तलछट से भरपूर है। और यहां मैं लॉस पठार की बात कर रहा हूं जो उत्तरी चीन के दिल में है, मुख्य रूप से हेबेई प्रांत में। यह एक ऐसी जगह है जहां हवा ने लाखों वर्षों तक खनिज धूल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है। यह धूल गोभी रेगिस्तान से आई है और परत दर परत जमती गई है जब तक कि सैकड़ों मीटर मोटी पीली मिट्टी की पठारें नहीं बन गई। यह ऐसी मिट्टी है जैसी शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हमारी कृषि भूमि अक्सर थक चुकी होती है और उन्हें जीवित दिखाने के लिए रासायनिक उर्वरकों की जरूरत पड़ती है। हालांकि हेबेई एक असली लगभग असीमित सिलिकेट और बोरॉन का भंडार है। यह दुनिया की एकमात्र जगह है जहां भूविज्ञान ने सचमुच मिलकर जुआन जुआन किस्म की खेती के लिए आदर्श आधार तैयार किया है। इसीलिए एक जुआन जुआन नाशपाती, धन्यवाद, ये सिर्फ एक फल नहीं है, ये एक जीवित जीव द्वारा संसाधित भूतलछट की एक कैप्सूल है। ये मिट्टी की तकनीक है जो एक तत्व में बदल गई है। और हाँ, बिल्कुल, इसे लाखों लोग खाते हैं। तो इस जानकारी के साथ और जो ज्ञान मैंने तुम्हारे साथ साझा किया है, उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मैं तुम्हें प्रस्तावित करता हूं
नाशपाती के सेवन के लिए कुछ बुनियादी नियमों की एक श्रृंखला। पहला नियम यह है कि छिलका अनिवार्य है। बोरॉन और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि सिनेमिक एसिड्स छिलके में केंद्रित होते हैं। अगर तुम्हें यह भरोसा नहीं है कि जो नाशपाती तुम खाने जा रहे हो वह अनऑर्गेनिक है, तो उसे पानी और सिरके से अच्छी तरह धो लो, लेकिन उसे पूरा ही खाओ, क्योंकि अगर तुम उसका छिलका उतार दोगे तो 25% उसकी जैविक शक्ति का खो दोगे। दूसरा, इसका सेवन करने का सबसे अच्छा समय दोपहर के बाद का है, जब दिमाग में आमतौर पर ऊर्जा की कमी आ जाती है और उसे फिर से सिग्नल की ट्यूनिंग की जरूरत होती है। तीसरा, और ध्यान दें क्योंकि यह महत्वपूर्ण है, नाशपाती को एक मुट्ठी अखरोट के साथ खाएं। जब नाशपाती का बोरोन सिग्नल को ट्यून करता है, तब अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 सेल की झिल्ली को सील कर देते हैं ताकि संरचित पानी दरारों से बाहर न निकल सके। नाशपाती सिर्फ खाना नहीं है, यह आपके हार्मोनल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए एक सटीक सेंसर है। और मुझे लगता है कि अब आप नाशपाती को कभी भी सिर्फ एक साधारण फल की तरह नहीं देखेंगे। लेकिन ध्यान दें, क्योंकि और भी कई चौंकाने वाली बातें आने वाली हैं। अब बात करते हैं एक और बेहतरीन उपकरण की, जो मेटाबॉलिक सेंसर के रूप में भी काम करता है। हरा कीवी, जो एक्टिनिडिन के माध्यम से हाइड्रोलिसिस का असली प्रहरी है। देखिए, प्रोटीन को पचाना शरीर में सबसे ज्यादा पानी खर्च करने वाली प्रक्रियाओं में से एक है। और अगर आपको मदद नहीं मिलती तो आपका सिस्टम आपके ऊतकों से पानी को खींच लेता है। उदाहरण के लिए मांस या दालों के बंधनों को तोड़ने के लिए। जहां नाशपाती सिग्नल को ट्यून करती है, वहीं कीवी यह एंजाइम प्रदान करता है और आपके ऊतकों से पानी छीने बिना प्रोटीन को तोड़ता है। यह जल संरक्षण उपकरण है जो प्रोटीन को तोड़े बिना आपका पानी नहीं छीनता, वह पानी जिसे सोचने के लिए आपके दिमाग को जरूरत होती है। सोचिए, यह कितना महत्वपूर्ण है। एक्टिनिडिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो यह कठिन काम करता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि एक्टिनिडिन क्या है, तो बता दूं, यह एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। प्रोटियोलिटिक शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से आया है, प्रोटेओ जिसका अर्थ है प्रोटीन और लाइसिस जिसका मतलब है टूटना या घुलना। यह एंजाइम प्रोटीन को प्रभावी ढंग से तोड़ने और घुलाने में मदद करता है। मूल रूप से यह एक जैविक उत्प्रेरक है जो विशेष रूप से उन पेप्टाइड बंधनों को तोड़ने में माहिर है जो प्रोटीन को एक साथ जोड़े रखते हैं। अगर मांस, अंडे या दालों की कोई प्रोटीन एक लंबी और भारी स्टील की चेन है, तो एक्टिनिडिन वह तार काटने वाला उपकरण है जो उसे ढीले कड़ियों या अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है ताकि ये सेल के अंदर जा सके। और यहीं पर हम हाइड्रेशन से जुड़ते हैं, क्योंकि प्रोटीन को तोड़ने की प्रक्रिया को हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। और जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें पानी H2O की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास एक्टिनिडिन जैसी पर्याप्त एंजाइम्स नहीं है, तो आपके शरीर को दूसरे ऊतकों से पानी खींचकर पेट में भेजना पड़ता है ताकि वह उस प्रोटीन को तोड़ने की कोशिश कर सके। हालांकि जब आप कीवी खाते हैं तो आप असल में उस काम करने वाले को यानी एंजाइम को शरीर में ला रहे होते हैं, जो यह काम सिस्टम के बहुत कम पानी का इस्तेमाल करके कर देगा। पानी पीना और फिर बिना एंजाइम की मदद के भारी खाना खाना असल में डिजाइन की एक बड़ी गलती है। देखिए, अधपचाई प्रोटीन असली कचरे का दलदल बना देती है और इन कचरों को कैओट्रॉप्स कहा जाता है जो असल में तोड़ने का काम करते हैं। इजी पानी की संरचना को ये तोड़ते हैं और एक्टिनिडिन यह सुनिश्चित करता है कि पाचन तेज और साफ हो। प्रोटीन के टूटने की प्रक्रिया को तेज करके शरीर को आंत में इतना अधिक तरल पानी रोकने की जरूरत नहीं पड़ती और वह द्रव मुक्त हो जाता है ताकि उसे H3O2 के रूप में संरचित किया जा सके। और ये क्या करता है? तो ये उसे मांसपेशियों में भेजता है या दिमाग में भेजता है। ध्यान दीजिए, एक दिलचस्प बात है, अगर एक्टिनिडिन इतनी शक्तिशाली है तो यही वजह है कि अगर आप कीवी को जिलेटिन में डाल दें तो वह जिलेटिन कभी जमती ही नहीं, क्योंकि कीवी जिलेटिन की प्रोटीन को तोड़ देती है। तो शरीर में भी ये वही करता है। और सोचिए, उदाहरण के लिए किसी भारी डिनर की घनी प्रोटीन के साथ क्या होता है। कीवी यह सुनिश्चित करता है कि आपकी शरीर की मशीनरी जाम न हो। और अब
एक ऐसा तालमेल आने वाला है नाशपाती के लिए जिसके बारे में मैंने अभी तक बस हल्के से ही बताया था। मैं तुम्हें तुम्हारी मस्तिष्क झिल्ली की कैपेसिटेंस का रहस्य बताने जा रहा हूं। भौतिकी में कैपेसिटेंस इंसुलेटर की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यानी जितना अच्छा इंसुलेटर होगा, आपकी कोशिका उतना ही अधिक विद्युत आवेश सहन कर सकती है बिना उसके बाहर निकले। तो कोशिकाएं, माफ करना, अखरोट अल्फा लिनोलेक एसिड में समृद्ध होते हैं, यानी एएलए में, जो ओमेगा 3 का एक प्रकार है और यह डाइलेक्ट्रिक सामग्री की तरह काम करता है, यानी एक कंडेंसर में इंसुलेटर की तरह। और अगर आप नाशपाती को उसके बोरॉन के साथ और ओमेगा 3 वाले अखरोट के साथ खाते हैं, तो आप असल में न्यूरॉन को ट्यून कर रहे हैं और साथ ही केबल के इंसुलेटर को भी मजबूत कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप एंटीना की मरम्मत कर रहे हैं क्योंकि ओमेगा 3 वसा झिल्ली में समाहित हो जाती है और उसे वह तरलता प्रदान करती है जिससे H3O2 की संरचित जल कोशिका से चिपक जाती है और दरारों से बाहर नहीं निकलती। यानी आप रिसाव को सील करने में सफल हो जाते हैं। और अब जब आप इस सारी जानकारी और इस सुरक्षा कवच के साथ यहां तक पहुंच गए हैं, सुरक्षात्मक कवच और ट्यून किए गए सेंसर्स के साथ, हम ऊर्जा प्रबंधन के अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। 5वां समूह है माइटोकॉन्ड्रियल ऑप्टिमाइजर या प्रकाश का जल। और यहां मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी कोशिकाएं बिना एक भी बूंद पिए पूरी तरह से संरचित अपना खुद का जल बना सकती हैं, तो क्या होगा? इसे ही हम चयापचयी जल कहते हैं। यह सबसे उच्च गुणवत्ता वाला जल है जो मौजूद है और यह आपकी विद्युत उत्पादन इकाइयों यानी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। तो इस फैक्ट्री के सुचारू रूप से चलने के लिए हमें सबसे पहले सफाई और निर्माण के विशेषज्ञों की जरूरत होती है और वे हैं अनार और काले अंगूर। सोचिए, आपकी हर एक कोशिका के अंदर हजारों छोटी भट्टियां होती हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इन माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि वे आपके द्वारा खाए गए भोजन के ईंधन को जलाकर ऊर्जा यानी एटीपी उत्पन्न करें। और जब आप युवा होते हैं तो ये भट्टियां बेहद कुशलता से काम करती हैं। लेकिन समय के साथ तनाव और अधिक चीनी के कारण होता यह है कि इनकी कुछ पुर्जे खराब होने लगते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बूढ़े और दोषपूर्ण हो जाते हैं और स्वच्छ ऊर्जा के बजाय एक तरह का विषैला धुआं छोड़ने लगते हैं जिसे हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। यही है असली समस्या। एक कोशिका जिसमें टूटी हुई भट्टियां भरी हों, वह कोशिका पानी को संभालने के लिए ऊर्जा नहीं रखती। और यहीं पर अनार और लाल अंगूर एक असली उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग टीम की तरह सामने आते हैं। सेलुलर रिसाइकलिंग कैसे काम करती है, या तकनीकी भाषा में कहें तो माइटोफैगी। तो देखिए, अनार में कुछ यौगिक होते हैं जिन्हें एलिगिटेनिन्स कहा जाता है, जो कि जब आपकी माइक्रोबायोटा द्वारा ये यूरोलिथिन में बदल जाती है। और यह यौगिक आज के विज्ञान में इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह उन कुछ में से एक है जो माइटोफैगी को सक्रिय करने में सक्षम है। और यह असल में है क्या? तो सोचिए कि आपकी कोशिका के पास एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली है। यूरोलिथिन एक खुद गंदगी को साफ नहीं करता, बल्कि यह मूल रूप से पुरानी भट्टियों को टैग करता है। ये एक फ्लोरेसेंट मार्कर की तरह काम करता है जो कोशिका को बताता है ये माइटोकॉन्ड्रिया अब काम का नहीं है, इसे रिसाइकल करो। और एक बार टैग हो जाने के बाद कोशिका अपने आंतरिक कचरा ट्रकों को सक्रिय करती है जिन्हें लाइसोसोम कहा जाता है। और ये क्या करते हैं कि टूटी हुई माइटोकॉन्ड्रिया को वे बुनियादी हिस्सों में तोड़ देते हैं और उनका उपयोग एक नई, युवा और शक्तिशाली माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए करते हैं। यह तुम्हारी ऊर्जा संरचना का पूरी तरह से नवीनीकरण करने वाली प्रक्रिया है। और इसका परिणाम यह होता है कि तुम्हारी अपनी डिस्टिल्ड पानी की फैक्ट्री अभी अभी नवीनीकृत हो गई है। यहीं पर यह तथ्य अविश्वसनीय हो जाता है। जब तुमने अपनी बॉयलर की मरम्मत कर ली है और तुम्हारी नई माइटोकॉन्ड्रिया पूरी क्षमता से काम कर रही है, तो ऊर्जा उत्पादन की श्रृंखला के अंत में एक जैव भौतिक चमत्कार घटित होता है।
कोशिकीय श्वसन के अंतिम चरण में माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन को जो तुम सांस के साथ अंदर लेते हो तुम्हारे भोजन के प्रोटॉनों के साथ मिलाता है और कुछ ऐसा बनाता है जिसे मेटाबॉलिक पानी कहा जाता है। एक व्यक्ति जिसकी माइटोकॉन्ड्रिया स्वस्थ है वह प्रतिदिन आंतरिक रूप से आधा लीटर तक पानी बना सकता है। और क्योंकि यह पानी चयापचयीय गर्मी और हाइड्रोफिलिक सतहों के वातावरण में बनता है, यह नल के पानी की तरह H2O के रूप में नहीं बनता, बल्कि सीधे तरल क्रिस्टल के रूप में जन्म लेता है, यानी H3O2 के रूप में, और यह वास्तव में क्वांटम गुणवत्ता वाला होता है। क्वांटम गुणवत्ता, मुझे माफ करना। माइटोफैगी को अनार के साथ सक्रिय करके तुम न केवल ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो बल्कि अपना खुद का आंतरिक झरना भी जगा रहे हो। तुम सबसे शुद्ध और संरचित पानी बना रहे हो जो मौजूद है, और यह सब बिना एक भी घूंट बोतल से पिए हुए। तो अगर अनार सफाई टीम है तो काली अंगूर धन्यवाद निर्माण कंपनी है। और अगर हम एक प्रभावी कैथेड्रल चाहते हैं तो हम एक के बिना दूसरी नहीं रख सकते। जब माइटोफैगी की प्रक्रिया में कोशिका उस बॉयलर को पहचानती है जो अब काम का नहीं रहा, यानी दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि मैंने बताया, तो वह उसे खोल देती है और उसके हिस्सों को पुनः उपयोग करती है। अगर इस चरण में हमारी कोशिकाएं पूरी तरह से जैविक कबाड़ से भर जाती तो वह कबाड़ पानी के प्रवाह को रोक देता। यहीं पर आता है काली अंगूर अपने प्रमुख यौगिक रेस्वेराट्रॉल के साथ। अगर अनार जमीन को साफ करता है तो रेस्वेराट्रॉल नया भवन बनाने का आदेश देता है। रेस्वेराट्रॉल कुछ प्रोटीनों को सक्रिय करता है जिन्हें सर्टुइन कहा जाता है, और ये सर्टुइन दीर्घायु के मुख्य स्विच होते हैं। जब ये सक्रिय होते हैं तो ये कोशिका के नाभिक को एक स्पष्ट संकेत भेजते हैं और कहते हैं कि हमें अधिक शक्ति चाहिए, और यह माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस को सक्रिय कर देता है, जो मूल रूप से नई, चमकदार और अत्यंत कुशल भट्टियों का शून्य से निर्माण है। यानी अनार पुराना हटा देता है, सफाई करता है, और काली अंगूर नया बनाती है, विस्तार की जिम्मेदारी लेती है। यह तुम्हारे विद्युत ढांचे के संपूर्ण रखरखाव की एक ऐसी प्रणाली है जो इसके हर हिस्से की उचित देखभाल सुनिश्चित करती है। इस जोड़ी का सेवन करने से न केवल तुम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो बल्कि अपने भीतर के स्रोत को भी जगा रहे हो। तुम सबसे शुद्ध और संरचित पानी का निर्माण कर रहे हो, और जैसा कि मैंने कहा, यह सब बिना बोतल से एक घूंट पिए हुए हो रहा है। लेकिन ताकि यह रखरखाव टीम एकदम स्विस घड़ी की तरह काम करे और तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया सच में नवीनीकृत हो जाए, केवल कभी कभी इन फलों को खाना काफी नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमें एक ऐसी इंजीनियरिंग प्रक्रिया की जरूरत है जो यह सुनिश्चित करे कि यौगिक वहां पहुंचे जहां उन्हें पहुंचना चाहिए और जिस रूप में पहुंचना चाहिए। यहां तुम्हारे शरीर के रोजमर्रा के जीवन में इस डायनामिक जोड़ी को शामिल करने के लिए रोड मैप है। एक तरफ है सफाई का चरण जिसे अनार यूरोलिटिन ए के माध्यम से पूरा करता है। जैसा कि मैंने कहा, अनार सफाई करने वाला है, लेकिन याद रखो कि यूरोलिटिन ए तुम्हारी माइक्रोबायोटा बनाती है। अनार जो करता है वह है एलिजिटैनिन्स प्रदान करना, और जब ये तुम्हारी माइक्रोबायोटा से गुजरते हैं तो ये यूरोलिटिन ए में बदल जाते हैं। इसलिए अगर तुम्हारी आंत स्वस्थ नहीं है तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। इसके बाद सबसे अच्छा है कि पूरे एरिल का सेवन किया जाए, यानी लाल बीजों का। तुम्हें न केवल एलिजिटैनिन मिलेगा बल्कि वह फाइबर भी मिलेगा जो उन बैक्टीरिया को पोषण देता है जो यूरोलिटिन बनाते हैं। और मात्रा की बात करें तो अगर संभव हो तो आदर्श है कि रोजाना आधा अनार या 150 मिलीलीटर शुद्ध जूस का सेवन करें। हाँ, जूस वही होना चाहिए जो कोल्ड प्रेस्ड हो और जिसमें कोई अतिरिक्त चीनी ना हो। और अगर आप जूस का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा जूस चुनें जिसमें अनार के छिलके का भी एक हिस्सा प्रेस किया गया हो, यानी अनार का सफेद कड़वा भीतरी हिस्सा, क्योंकि वहीं जहां सबसे शक्तिशाली प्रिकर्सर केंद्रित होते हैं। और अब हम निर्माण के चरण पर पहुंचते हैं। इसमें लाल अंगूर और उसका रेस्वेराट्रॉल शानदार योगदान देते हैं, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन रेस्वेराट्रॉल अंगूर की छिलके और बीजों में होता है, इसलिए अगर आप छिलका उतार देते हैं
तो आप सारा सॉफ्टवेयर फेंक रहे हैं। अंगूर की किस्में और ध्यान दें, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। अंगूर का रंग गहरा होना चाहिए, काले या गहरे लाल, और यह एक बहुत ही नाजुक बिंदु है। उन्हें अनऑर्गेनिक होना चाहिए। ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि रेस्वेराट्रोल पौधे की फफूंद से रक्षा करने वाली एक प्रणाली है। लेकिन अगर अंगूर या पौधे का रासायनिक फफूंद नाशकों से उपचार किया गया है, तो पौधे को इसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसलिए उसके अंगूरों में रेस्वेराट्रोल का स्तर बहुत कम होगा। तो ठीक है, क्या तुम्हें 10 या 12 अंगूरों की एक छोटी सी मुट्ठी ही काफी है? अंगूर छिलके सहित, और अगर आप सहन कर सकते हैं तो जिनमें आप चबा सकें, उनमें कम से कम 2 बीज भी खाएं। काले अंगूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मध्यम होता है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि चीनी पानी के क्रिस्टल को न तोड़े और वह प्रभाव न हो, चीनी का वह कायोट्रोपिक प्रभाव जिसे हम नहीं चाहते, उससे बचने के लिए अंगूर को हमेशा किसी अच्छी गुणवत्ता वाली वसा के साथ मिलाएं, जैसे कि अखरोट की वसा। और यहां मैं आपको 3 अंतिम बातें बताता हूं जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। पहली बात, या यूं कहें कि सबसे पहली बात यह है कि रविवार को 1 किलो अंगूर खाना व्यर्थ है। माइटोफैगी एक धीमी प्रक्रिया है। आपके माइटोकॉन्ड्रियल पार्क के सही ढंग से काम करने के लिए कम से कम 21 दिनों तक लगातार सिग्नल की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। अपने आप को सचमुच में नया रूप देना शुरू करें। दूसरी बात, अगर आप अनार के प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपकी डाइट पॉलीफेनोल्स से भरपूर हो, यानी कि इसमें मेवे, ग्रीन टी और शुद्ध कोको आदि शामिल हों, क्योंकि ये एक्करमेंसिया बैक्टीरिया का भोजन है जो यूरोलिटिन ए बनाने में सबसे अच्छे हैं। रेस्वेराट्रोल एक शक्तिशाली मेटाबॉलिक एक्टिवेटर है। अगर आप इसे रात में लेते हैं तो आपको बहुत अधिक उत्तेजना महसूस हो सकती है और इससे आपकी नींद में बाधा आ सकती है। और इसी के साथ हमने इन 3 छोटी छोटी नियमों को पूरा कर लिया है। इसे याद रखें, इसे दोपहर 3 बजे से पहले लेना बेहतर है। और अब हम इन्हीं के दूसरे समूह के उत्पादों पर पहुंचते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल ऑप्टिमाइजर 5वें समूह के, लेकिन यह इस 5वें समूह का आखिरी है। गहरे रंग के जंगली फल जो असली फोटोन एंटेना होते हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि ये फल हमें क्या प्रदान करते हैं। और यहाँ एक बात का ध्यान रखें, ब्लूबेरी, शहतूत या रसभरी का रंग प्रकृति की कोई सजावट नहीं है, ये असली है। यह सूर्य की ऊर्जा को पकड़ने की तकनीक है। वे गहरे रंग के पिगमेंट जिन्हें एंथोसाइनिन कहा जाता है केवल एंटीओक्सिडेंट नहीं है। बायोफिजिक्स की दुनिया में ये प्रकाश के संवेदक होते हैं और आणविक स्तर पर असली पैराबोलिक एंटेना की तरह काम करते हैं, जिनका एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। ये फोटोनों को, खासकर निकट अवरक्त स्पेक्ट्रम और NYR के फोटोनों को पकड़ते हैं और फिर उस ऊर्जा को आपकी कोशिकाओं के पानी में स्थानांतरित करते हैं। यहां याद रखें कि डॉक्टर जेराल्ड पोलाक ने क्या सिद्ध किया था कि प्रकाश की ऊर्जा ही वह ईंधन है जो आपके संरचित जल का विस्तार करती है। जब आप जंगली फलों का सेवन करते हैं तो आप अपने ऊतकों को ऐसे रिसेप्टर्स से रंग रहे होते हैं जो आपकी त्वचा और आंखों को असली जैविक सोलर पैनल में बदल देते हैं ताकि वे प्रकाश को ग्रहण कर सकें। आप सूरज या यहां तक कि सर्दियों में अलाव की गर्मी को भी इसमें मदद कर रहे हैं। ये आपकी आंतरिक बैटरी को इतनी कुशलता से चार्ज करते हैं जितनी केवल पानी कभी नहीं कर सकता। और जहां तक उपयोग के प्रोटोकॉल की बात है, एक पहली महत्वपूर्ण बात, बहुत सही, इस तरह के ताजे फल खरीदना जेब पर भारी पड़ सकता है, लेकिन यहां मैं तुम्हें एक प्रोफेशनल हैक बताने जा रहा हूं जिसे तुम्हें जानना चाहिए। फ्रीजर की ओर जाओ। एंथोसाइनिन्स ठंड के प्रति बेहद प्रतिरोधी होती है, इसलिए इन फलों को जमे हुए खरीदना न केवल आपको 60 या 70% तक कीमत में बचत कराएगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि इनका सॉफ्टवेयर पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के फल अधिकतम पकने के समय ही फ्रीज किए जाते हैं। और खुराक क्या है? रोजाना एक मुट्ठी, लगभग 50 से 80 ग्राम। तुम्हें किलो भरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस यह चाहिए
कि जैविक संकेत लगातार बना रहे ताकि तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया लगातार नवीनीकृत होती रहे। अगर तुम अपने मुट्ठी भर जंगली फल खा लेते हो और थोड़ी देर धूप में टहलने निकल जाते हो, जो कि त्रिकोण का पहला स्तंभ है जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो तुम्हारी एंटेना यानी वे पिगमेंट्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं और ऊर्जा या रोशनी का मेल तुम्हारे आंतरिक जल की गुणवत्ता को 10 गुना बढ़ा देगा। और अब हम खाने पीने की चीजों के सबसे आखिरी और अंतिम समूह पर पहुंच गए हैं। ताकि तुम्हारा मंदिर विद्युत रूप से परिपूर्ण हो, हमें एक ऐसे तरल की आवश्यकता है जो न केवल खनिजों का परिवहन करे, बल्कि उसमें तुम्हारे अपने रक्त जैसी ही कंपनात्मक पहचान हो। यहां हम तुम्हारे सिस्टम को जीवन की मूल मैट्रिक्स से जोड़ने की बात कर रहे हैं। और अगर बाकी परिवारें सॉफ्टवेयर थीं और रिजर्व पार्ट्स, तो ये छठा परिवार मूल विद्युत नेटवर्क से जुड़ाव है। मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बता रहा हूं जो मूल की ओर वापसी या पूर्ण चालकता का प्रतीक हैं। और चलो नारियल पानी से शुरू करते हैं, जिसे वनस्पति प्लाज्मा भी कहा जाता है। नारियल पानी सिर्फ एक ताजा पेय नहीं है, यह वह पानी है जिसे महीनों तक छना और संरचित किया गया है, पल्म के रेशों के माध्यम से अणु दर अणु महीनों तक। और सोचो ये कितना शक्तिशाली है। इसकी संरचना मानव प्लाज्मा के इतनी समान है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अत्यंत आपातकालीन स्थितियां आईं, तब नारियल पानी का उपयोग सीधे अंतःशिरा ट्रांसफ्यूजन द्रव्य के रूप में किया गया था। जब आप नारियल पानी पीते हैं तो आप कोई जूस नहीं पी रहे होते, बल्कि आप खून का एक विकल्प पी रहे होते हैं। और जैसा कि आप पहले से जानते हैं और हमने पिछले वीडियो में देखा था, आपकी सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि आप सोडियम को बाहर निकालें और पोटेशियम को अंदर लें। तो नारियल पानी पोटेशियम को उसकी आयनिक अधिक जैव उपलब्धता वाली अवस्था में प्रदान करता है, और इससे आपकी झिल्लियों का पंप कुछ ऐसा काम करता है जैसे उसे असली रेसिंग ईंधन मिल गया हो। सरल शब्दों में कहें तो नारियल पानी आपकी झिल्लियों को तुरंत -70 मिलीवोल्ट या -90 मिलीवोल्ट के वोल्टेज तक ठीक होने में मदद करता है। वह तनाव हर दिन आपसे कुछ न कुछ छीन लेता है। और चूंकि यह किसी जीवित जीव द्वारा फिल्टर किया गया पानी है, इसलिए यह पहले से ही तरल क्रिस्टल अवस्था में होता है, H3O2। यह वह हाइड्रेशन है जिसे आपकी कोशिकाएं तुरंत पहचान लेती हैं। इसे संसाधित करने में एक जूल ऊर्जा भी खर्च नहीं होती है, और यही नारियल पानी का महत्व है। इस जानकारी को संभाल कर रखें और अच्छे से याद रखें। लेकिन यह अकेला नहीं है जो हमें मूल की ओर लौटने में मदद करता है। अब हम एक और ऐसे भोजन की बात करेंगे जो हमें मूल विद्युत नेटवर्क से जोड़ता है। हम इसके बारे में पहले भी कई बार बात कर चुके हैं और यह तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा, चौंकाने वाला। समुद्री जल, क्विंटन का टोटम मरीन। इसी तत्व के कारण हम रेने क्विंटन की प्रतिभा को फिर से पाते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा साबित किया जो बदल जाना चाहिए था। जिस तरह से तुम खुद को देखते हो वह बदलनी चाहिए। उन्होंने यह साबित किया कि हमारी कोशिकाओं का आंतरिक माध्यम, इंटरस्टिशियल द्रव, मूल रूप से पतला समुद्री जल है। और उन्होंने कहा कि हम एक तरह के पैरों वाले एक्वेरियम हैं, यानी एक चलने वाला एक्वेरियम। समुद्री जल सिर्फ नमक वाला पानी नहीं है, यह जैविक जानकारी का एक पूरा सूप है जिसमें आवर्त सारणी के 92 तत्व मौजूद हैं, बिल्कुल उन्हीं अनुपातों में जिनकी तुम्हारी कोशिकाओं को जरूरत होती है। लेकिन शुद्ध समुद्री जल हाइपरटोनिक होता है, यानी इसमें हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक नमक होता है। और जो हम कर सकते हैं वह है इसे पतला करना। और जब हम इसे पतला करते हैं तो हम एक समदाब आइसोटोनिक घोल बनाते हैं जिसमें लवणता लगभग 9 ग्राम नमक हो जाती है प्रति लीटर। ऐसा करने से जो हम हासिल करते हैं, एक ऐसा घोल बनाना है जो तुम्हारे खून के समान है, और यह मिश्रण तुम्हारे लिए एक असली रीसेट की तरह काम करता है। आंतरिक एक्वेरियम। अगर तुम अपने सिस्टम को क्विंटन के टोटेम से भर देते हो, तो जो तुम कर पाते हो वह है अपने एक्वेरियम का सारा गंदा पानी साफ करना। 2 मिनट में
अपने एक्वेरियम का गंदा पानी साफ करना और अपनी कोशिकाओं को एक आदर्श विद्युत माध्यम देना, वही माध्यम जिसमें लाखों साल पहले जीवन की उत्पत्ति हुई थी। तो ठीक है, इसे अपने शहरी कैथेड्रल में लागू करने के लिए इन प्रोटोकॉल्स को नोट कर लो। नारियल पानी के मामले में जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वोल्टेज इंजेक्शन है, अगर तुम्हें ताजे नारियल नहीं मिलते तो ऐसी ब्रांड्स देखो जो 100% नारियल पानी की गारंटी देती हो, और बेहतर होगा कि वह उच्च दबाव से प्रोसेस किया गया हो। इस पर HPP लिखा होगा, और तेज गर्मी से नहीं, क्योंकि गर्मी पानी की संरचना को नष्ट कर देती है आदि। इसे अपने आपातकालीन ईंधन के रूप में इस्तेमाल करो। उदाहरण के लिए किसी तीव्र वर्कआउट, सोना या बहुत अधिक मानसिक मेहनत वाले दिन के बाद, क्योंकि यह तुम्हारे दिमाग के लिए सीधा वोल्टेज इंजेक्शन है। और समुद्री पानी के लिए, या जो तुम्हारा है, कम लागत वाले प्लाज्मा के लिए ठंडे माइक्रोफिल्टर्ड समुद्री पानी को खरीदो ताकि उसकी विद्युत चार्ज नष्ट न हुई हो। और 1 भाग समुद्री जल को 3 भाग कम खनिज वाले पानी, खनिज युक्त पानी या पुनर्जीवित पानी के साथ मिलाएं, उस उपकरण के साथ जिसे बनाने का तरीका मैंने आपको समझाया था। ऐसा करने पर आप क्विंटन प्लाज्मा का निर्माण कर लेंगे। धन्यवाद। आइसोटोनिक, और आपने इसे अपनी रसोई में ही किया होगा। आपको दुनिया का सबसे संपूर्ण और शक्तिशाली मिनरल सीरम मिलेगा, जिसकी कीमत रंग और चीनी से भरे स्पोर्ट्स ड्रिंक से भी कम होगी। इस मिश्रण का एक छोटा गिलास खाली पेट या भोजन से पहले पिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वह है पुनः पूर्ति करना। वह आंतरिक माध्यम जिसके बारे में क्लाउड बर्नार्ड ने पहले ही बात की थी, और आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी विद्युत चालकता पूरी तरह से बनी रहे और वह एक युवा और ऊर्जावान जीव की तरह हो। संक्षेप में कहें तो नारियल पानी वह प्लाज्मा का विकल्प है जिसे आपकी कोशिकाएं पोटेशियम की पुनः पूर्ति के लिए पीती हैं। समुद्री जल वह मूल खनिज मानचित्र है जिससे आपकी कैथेड्रल कूल्हे की धरती से कभी भी जुड़ाव न टूटे। और इन दोनों के साथ हमने समाप्त कर लिया है। अब हम वास्तव में आपकी जैविक इंजीनियरिंग के पूरे मानचित्र पर एक समग्र दृष्टि डाल सकते हैं, और इस जानकारी के साथ आप अपनी हाइड्रेशन के प्रोग्रामर बन सकते हैं और केवल पानी पीने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे। आइए बहुत संक्षिप्त और तेज तरीके से खाद्य समूहों की समीक्षा करें। सबसे पहले थे हाइपरहाइड्रेटर्स, और वहां मैंने तुम्हें खरबूजा, खीरा, अजवाइन और अनानास के बारे में बताया था। ये दलदल को साफ करते हैं और सड़क को चौड़ा करते हैं। फिर मैंने तुम्हें संरचनात्मक चीजों के बारे में बताया, जैसे एलोवेरा और चिया। ये जैविक सीमेंट हैं जो तुम्हारी कैथेड्रल में हो सकने वाली दरारों को सील कर देते हैं। तीसरे, मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉनों की ढाल के बारे में बताया, जैसे नींबू और माचा चाय, जो तुम्हारी बैटरी की रक्षा करने वाला नकारात्मक चार्ज है। चौथे, मेटाबॉलिक सेंसर्स जैसे नाशपाती और कीवी, जो शोर को ट्यून करते हैं तुम्हारे न्यूरॉन्स का। पांचवे, माइटोकॉन्ड्रियल ऑप्टिमाइजर जैसे अनार, जंगली फल और काले अंगूर। ये बॉयलरों की मरम्मत करते हैं ताकि तुम अपनी खुद की पानी बना सको, और सूरज की रोशनी को ऐसे पकड़ते हैं जैसे सोलर पैनल। और अंत में हमने उन चीजों के बारे में बात की जो हमें वापसी यानी मूल की ओर ले जाती है, नारियल पानी और समुद्री जल। ये हमारे शरीर में पोटेशियम और पृथ्वी के मूल खनिज मानचित्र को बहाल करते हैं। अब तुम्हारे पास 6 परिवारों का पूरा नक्शा है। अब तुम सच में अपनी खुद की हाइड्रेशन के प्रोग्रामर बन गए हो। हालांकि एक टुकड़ा अभी भी बाकी है, एक ऐसा टुकड़ा जिसका संबंध तुम्हारे बनाए हुए से नहीं बल्कि तुम्हारे द्वारा सुरक्षित किए गए से है। क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं कि तुमने अपनी कैथेड्रल में दुनिया का सबसे उन्नत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया हो, अगर उसके बाद तुम दरवाजा खुला छोड़ दो ताकि कोई तोड़ फोड़ करने वाला अंदर आकर सब कुछ पिघला दे। एक भौतिक प्रक्रिया है, आणविक अराजकता की एक शक्ति जो तुम्हारे तरल क्रिस्टल को कुछ ही सेकंड में गंदे पानी में बदल सकती है। और अगर तुम नहीं सीखते
इसे एक कवच पहनाना, तो आज जो कुछ भी हमने देखा, नाशपाती, अनार, नारियल पानी, ये सब दरारों से रिस जाएगा। लेकिन वह कवच, वह अराजकता के खिलाफ युद्ध अपने लिए एक अलग स्थान का हकदार है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे चीनी तुम्हारी ऊर्जा के लिए एक असली घोलक की तरह काम करती है और कैसे वसा वास्तव में वह इलेक्ट्रिक असिस्टेंट है जो तुम्हारी जान बचाएगा। लेकिन आज इस 3 चरणों वाले मैनुअल को अपने पास रखो, जिसे मैं तुम्हें आगे देने जा रहा हूं और जिससे तुम बस कल से ही शुरू कर सकते हो। अगर तुम अपना सिस्टम स्थिर करना चाहते हो या इसकी जरूरत है। मुझे पता है कि आज मैंने तुम्हें बहुत सारी जानकारी दी है। हमने अब तक क्वांटम फिजिक्स, फ्लूइड इंजीनियरिंग और गहरी बायोकेमिस्ट्री के बारे में विस्तार से चर्चा की है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम इस जटिल थ्योरी को सुनकर घबरा जाओ या परेशान हो। मेरा उद्देश्य है कि आज तुम यहां से एक स्पष्ट और सरल ऑपरेशन मैनुअल के साथ जाओ, जो तुम्हें अपनी खुद की जिंदगी पर फिर से संप्रभुता हासिल करने में मदद करे, और इसमें से वही इस्तेमाल करो जो तुम्हें उपयुक्त लगे। मैं तुम्हें इस पूरे ज्ञान को 3 तार्किक चरणों में व्यवस्थित करने जा रहा हूं। 3 कदम जिन्हें तुम, जैसा कि मैंने कहा, कल से ही शुरू कर सकते हो, ताकि तुम्हारा वोल्टेज सिर्फ एक थ्योरी न रहे, बल्कि तुम्हारी नई जैविक वास्तविकता बन जाए। चरण 1 है मलबा हटाना, और यह तुम्हें सुबह के समय करना चाहिए। हाइपरहाइड्रेटर का इस्तेमाल करो, जैसे कि अजवाइन, खीरा या अनानास। इनका उद्देश्य यहां जैविक दलदल को साफ करना और नाइट्रिक ऑक्साइड से सड़कों को चौड़ा करना है, ताकि पुरानी प्रोटीनें जो बिजली को रोकती हैं या रोक सकती हैं, हटाई जा सके। यानी यह सिस्टम की रेजिस्टेंस को कम करता है, क्योंकि यह सड़कों को तैयार करने का समय है। चरण 2 है सील करना, यानी कुछ करना है। दोपहर के समय संरचनात्मक तत्वों को ओमेगा 3 फैट की सुरक्षा के साथ स्थापित करो, जैसा कि मैंने बताया था। और याद रखो कि संरचनात्मक तत्व एलोवेरा, नोपल या चिया हैं। इस तरह तुम वह जैविक वार्निश बनाते हो जो तुम्हारी झिल्लियों में होने वाले रिसावों की मरम्मत करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पानी सच में फंसा रहे जहां होना चाहिए, क्योंकि बिना सीलिंग के तुम्हारी ऊर्जा बाहर निकल जाती है। यह है नियंत्रण का चरण। और अंत में चरण 3 यानी प्रज्वलन का चरण, जो शाम या सूर्यास्त के समय के लिए है, और यहां माइटोकॉन्ड्रियल ऑप्टिमाइजर और एंटेना नींबू की मदद से शामिल होते हैं। एक और अनार और अंगूर का सेवन करो। इन्हें उस सफाई टीम की तरह समझो जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये माइटोफैगी को सक्रिय करेंगे। मूल रूप से उद्देश्य यह है कि तुम्हारी नई भट्टियां प्रतिदिन आधा लीटर तक मेटाबॉलिक पानी बना सकें। और दूसरी ओर शाम के समय भी मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जंगल के फल खाओ, क्योंकि वही वे एंटेना हैं जो तुम्हें इंफ्रारेड को पकड़ने में मदद करेंगे, ताकि तुम उसे फैला सको। एक्सक्लूजन जोन। और इस तरह अपनी बैटरी को अधिकतम वोल्टेज पर बनाए रखो। ठीक है, तो हम इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं। तुम अब एक निष्क्रिय दर्शक नहीं रहे, और अगर तुम इन 6 परिवारों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हो, तो तुम वह हाई फिडेलिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लोगे जिसका तुम्हारा शरीर सालों से इंतजार कर रहा था। तुम अपनी खुद की बायोलॉजी के मुख्य इंजीनियर बन गए हो। अब तुम फल नहीं खाते। अब तुम अपनी हाइड्रेशन को इस तरह प्रोग्राम करते हो कि तुम्हारा कैथेड्रल चमके और आखिरकार ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन जाए। लेकिन याद रखो, जो मैंने तुम्हें बताया है, सॉफ्टवेयर बेकार है अगर आधारभूत संरचना पिघल जाए। इसीलिए अगले वीडियो में हम पूरी तरह से सुरक्षा पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। हम देखेंगे कि अपने वोल्टेज को उस तोड़फोड़ से कैसे बचाएं जो चीनी हमारे साथ करती है, और एक अभेद्य सेलुलर झिल्ली कैसे बनाएं। और एक बार जब हमारे पास वह सुरक्षा होगी, तो हम इस खंड को अंतिम कुंजी के साथ बंद करेंगे, जो है सेलुलर हाइड्रेशन का त्रिकोण। और वहीं हम दबाव, पृथ्वी और प्रकाश के बारे में बात करेंगे, वह भौतिक आधारभूत संरचना जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को सहारा देती है।
तो ठीक है, अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए उपयोगी रहा है और तुम्हें लगता है कि इसने तुम्हें अपनी ऊर्जा पर फिर से नियंत्रण दे दिया है, तो अगर तुम इसे साझा करोगे, तो तुम मेरा बहुत बड़ा उपकार करोगे। तुम ज्ञान के उस महत्वपूर्ण एक्सटेंशन केबल की तरह बन सकते हो, जिसकी अभी बहुत से लोगों को बहुत सख्त जरूरत है, ताकि वे निर्जलीकरण की इस छाया में जीना हमेशा के लिए छोड़ सकें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। और तुम जानते हो, मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूं,